कैसी कैसी चुनौतियां रही सर, एक तो राजनीतिक जीवन में या फिर समाज सेवा में? देखिए, राजनीतिक जीवन में चुनौती तो हरदम रहता ही है। लोग कमिटमेंट करके चुनाव में वोट ले लेते हैं। तो क्या कारण रहा कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब राजनीति में भी अपनी पहचान या अपना पहुंच बनाना बहुत जरूरी है? पता ही नहीं चला। 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ चले आए, तब से लेके अभी तक सोचे मन में है नहीं, धीरे धीरे बनता चला गया। और पहली बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, 2022 में मेयर का चुनाव लड़ी। 4 विधानसभा है, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार और पटना सिटी। हमारा अपना सोच कि ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड अपने वोटर्स को ले लिए। ऐसे विधायक तुरंत दूध में जिस तरह से मक्खी गिरता है उस तरह से उठा के फेंक देगा। टेकन फॉर ग्रांटेड, जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। बीजेपी के जनप्रतिनिधि क्या जनता की समस्या को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे कि राजीव नगर का नाला बाबा चौक का इमीडिएट डीपीआर बनना शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री 3 जुलाई को उसका शिलान्यास भी कर दिया। राजीव नगर संघर्ष समिति के लोगों से मिले, उसका टेक्निकलिटीज को पूरा समझे कि क्या टेक्निकलिटीज है। हम जानने का पूरा प्रयास किए कि आखिर किस स्तर पर हम लोग को इसका प्रयास शुरू करना चाहिए और क्या बताना चाहिए। कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग पैसा देकर एडमिशन टेस्ट दिवाते हैं बच्चे का। सीबीएसई का नॉर्म्स क्या कहता है कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो उसका पैसा लौटा दो। ये लोग सारा पैसा फोरफिट करके रख लेता है, कोई पूछने वाला माई बाप नहीं है। क्यों साहब? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्क्स बहुत बनवाया। सिर्फ एक व्यक्ति पर मत छोड़िए, वहाँ के लोकल एमएलए का भी जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए सबसे अच्छा जगह कोई है तो वो आपका पार्क है। पटना के आईजीएमएस दीघा के इतने बड़े पेरिफेरिया में होने के बावजूद लोगों को पैरवी करके इलाज कराना पड़ता है। हमारा मांग रहा 50 बेड दीघा के लोगों के लिए दिया जाए, आरक्षित किया जाए। बस एक रहा सर आपका एक उपलब्धि, जिसमें टोल प्लाजा जो पटना बख्तियारपुर वाला, जो आपने एक तरह से उसमें जीत हासिल की। क्या आपको लगा कि ये जीत को कैसे देखते हैं, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? और 1 स्टेप अहेड है। देखिए, म्युनिसिपल एरिया में वो बनाए हुए हैं टोल प्लाजा, जो होना नहीं चाहिए। ये पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे ले ली। लेकिन बहुत जल्दी ही फिर उस पर निर्णय आने वाला है, वो टोल प्लाजा शिफ्ट होगा, ये पक्का बात। कुछ एमएलए शिथिल पड़ गए, उसमें दीघा विधानसभा भी शिथिल पड़ गए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि 365 डेज लगे रहना पड़ता। क्षेत्र में आप लगे नहीं रहिएगा और आप प्रवास पर चले जाएंगे और आपका सिस्टम कोलैप्स करते चला जाएगा। आते हैं तो अगले बार देख लेंगे, आते हैं तो अभी तो हम, तो ये प्रवास इनको परमानेंट प्रवास करा देगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि दीघा जैसा क्षेत्र में काम नहीं कीजिएगा तो संभव ही नहीं है, जिसको हार्ट ऑफ द टाउन कहा जाता है दीघा साहब, इसको अगर दुरुस्त नहीं रखिएगा तो बहुत डिफिकल्ट है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, तो ये अटल पथ आप देखते होंगे, ये कंप्लीट ब्रेन चाइल्ड अगर किसी का है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड जी का। हाँ, आपने दीघा की समस्याओं के बारे में बताया सर, और हम लोग पटना के नागरिक भी है और हम आप इन समस्याओं से रोज रूबरू होते रहते हैं। उसमें से सबसे बड़ी पुरानी देखा जाए तो एक तरह से दशकों पुराना समस्या है पाटलिपुत्र चढ़िया दीघा का बाढ़ का समस्या। निचला इलाका है, लेकिन आज भी देखा जाए वही की वही स्थिति, और देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। घर से गर्दिश पहुंच गया रोड की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति। आज मेन होल अगर आप पटना में आप चले जाइए, इतना ज्यादा मेन होल कहीं नहीं खुला था जितना आज। इलेक्शन सिर्फ 100 दिन भी दूर नहीं रिजल्ट आने में, इतने सारे पटना में मेन होल खुले हुए हैं। बाढ़ की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी दीघा पाटलिपुत्रा में है। आप क्या समझते, क्या मूल कारण रहा कि ये आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, या फिर एक तरह से कि सोच की कमी थी, या फिर लोगों ने बस इग्नोर किया? आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, लालटूना झा जी थे, श्रीनाथ बाबू थे उस समय। हम लोग जब पूरा जानकारी ले लिए कि 1024 का कैसे होगा, तो हम लोग उस पर पहल शुरू किए। विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी जो इरिगेशन मिनिस्टर उनसे मिले, सम्राट चौधरी जी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। सभी लोगों ने बहुत बात को गंभीरता से सुना और 1024 जिंदा हुआ। दीघा और दीघा के मंडी देखा जाए या फिर राजीव नगर का जाम का समस्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अटल पथ आने के बाद जो क्रॉस ओवर है राजीव नगर का, घंटों जाम लगा रहता है। चाहते हैं कि पूरे पटना में 72 वार्ड में वेंडिंग जोन बने। अनटिल वेंडिंग जोन नहीं बनेगा, जाम से छुटकारा नहीं पा सकते। जो आपके क्षेत्र के लोग हैं आपसे खाना नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ उनका जो बेसिक नीड्स है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, जाम का समस्या
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर पी के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके सार्वजनिक जीवन राजनीति, समाज सेवा और कानूनी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता रहा है, जिन्होंने आम जनता की आवाज को अदालत तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। यह वह नाम है जिसे जनता की समस्याओं से सीधा जुड़कर, उनके बीच रहकर और जमीनी स्तर पर समाधान खोजने वाले नेता के रूप में इन्हें अपनी अलग पहचान बनाई है। पटना की पहचान इनके योगदान के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही कारण है आज इन्हें एक संभावित विधानसभा प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ पटना के श्री रितेश रंजन जी, जिन्हें बिट्टू सिंह के नाम से जाना जाता है, आज हमारे शो में है। सर, आपका हमारे पीके पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने एक तरह से उद्यमी से अपना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आप समाज सेवी और राजनीति में आए, तो ये पूरा का पूरा सफर कैसा रहा और ये स्विच ओवर कैसे हुआ सर? कोई स्विच ओवर नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि अगर जिस समाज में रहकर समाज जो दिया जी, उसको वापस भी करने का काम करना चाहिए। उसी क्रम में यह निर्णय हमारा रहा। कैसी कैसी चुनौतियां रही सर, एक तो राजनीतिक जीवन में या फिर समाज सेवा में? देखिए, राजनीतिक जीवन में चुनौती तो हरदम रहता ही है जी। एक तो सबसे ज़्यादा चुनौती रहता है लोगों का बहुत डिमांड नहीं कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कि लोगों का आपसे हरदम अपेक्षा रहता है कि आप कुछ करें जी। और हम लोगों को भी हमको भी लगता है कि कुछ करें। उसी इसमें चल रहा है और आगे अच्छा ही होगा। और खासकर बिहार जो बहुत सालों से दशकों से शोषित रहा, पिछड़ा रहा, तो शायद इसके कारण भी अपेक्षा आपसे ज़्यादा है। और शायद आप ज़मीन पर, जहाँ तक हमने सुना है, काफ़ी जुड़े रहते हैं, तो एक कार्य करते हुए एक समाज सेवी के रूप में आपसे अपेक्षा बढ़ती जा रही है। देखिए, स्वाभाविक है जी। लोग कमिटमेंट करके चुनाव में वोट ले लेते हैं जी। लेकिन होता उनके सोच के ठीक विपरीत है। और जब ये होता है तो लोग परेशान होते हैं जी। और हम लोग भी साथ साथ परेशान रहते हैं। जी। तो लगता है कि भाई चुनाव लड़के क्यों नहीं हम ही आए। जी। ये अब मेरा अपना मन का बात है। जी। लेकिन समय के काल में है ये सब, ये तो निर्णय ऊपर वाले को करना। तो क्या कारण रहा कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब राजनीति में भी अपनी पहचान या अपना पहुंच बनाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, पता नहीं कब आए राजनीति में, लेकिन आए पता ही नहीं चला कि कब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ चले आए और तब से लेके अभी तक कोई ऐसा सोचे मन में है नहीं, लेकिन धीरे धीरे बनता चला गया। और पहली बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ी जी। 2022 में मेयर का चुनाव लड़ी। 4 विधानसभा है, दीघा, बांकीपुर, कुम्हड़ार और पटना सिटी, पटना साहिब जिसको कहा जाता है। इस 4 विधानसभा से कंटेस्ट होना था, मेयर के चुनाव को पटना की चुना जाना था जी। उसी क्रम में मैडम को 70-71 हज़ार वोट आया जी और 35,000 वोट हमको दीघा विधानसभा से आया। लोगों का बहुत डिमांड रहा कि आप आइए जी। और इन 3 सालों में वो लोग एक दिन भी बैठने नहीं दिए, आपके पीछे ही लगे रहे। दीघा विधानसभा में लोग यहाँ बुलाए, पूरे क्षेत्र में बुलाते रहे दीघा में, और उस क्रम में लगातार लोगों का जो समस्या था उसको हम लोग रूबरू हुए और उसमें बहुत सारा काम भी हुआ उन लोगों का जी। तो इसी तरह से चल पड़ा और कोई ये नहीं। आप जेडीयू में महासचिव थे, फिर वहाँ छोड़ के 2014 में आप बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्या कारण रहा है इस स्विच ओवर का? देखिए, कोई कारण नहीं होता है, हालांकि दोनों एनडीए के ही। हाँ ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी का एक लेवल होता है जी। उस समय उम्र कम था, उम्र कम होने की वजह से लोग थोड़ा उतावलापन रहता है जी। जो होना नहीं चाहिए, लेकिन चलेगा। तो क्या लगता है आपको सही डिसीजन रहा आपका? हाँ ठीक ही है, कोई ऐसा ये।
दोनों दल में आप क्या एक मुख्य अंतर पाते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो? वो देखिए, आपको आज़ादी किस में ज़्यादा मिल रहा है काम करने की? देखिए, आज़ादी दोनों ही पार्टी में आज़ादी है काम करने के लिए। कभी कोई पार्टी नेतृत्व ये नहीं कहता है कि ये काम मत करो, हमारा अपना सोच है। खास करके जनता दल यू और बीजेपी में तो कभी ये रोक ही नहीं है, आज़ादी सभी में। आपने 2015 में फतवा से भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, पर आपको टिकट नहीं मिला, तो कैसे आपको वो अनुभव कैसा रहा? और क्या वो टिकट नहीं मिलना कुछ दृष्टिकोण चेंज? नहीं, देखिए, उसको आप कह सकते हैं कि कोई एक ही चुनाव लड़ेगा, यह तय बात है जी। और हमारा मानना है कि हम लोग बहुत काम किए थे उसमें। तो देखिए, अगर सच्चाई कहें तो मन में दुख होता है जी। लेकिन दुख होने से होना क्या है जी। आप अपने आप को संभाल के रखिए जी, संभल के रहिए, और बहुत दुख होने से कुछ होना नहीं है जी। और हमको लगा कि वो ज़्यादा खुशहाल हम रहे कि ज़्यादा दुखी नहीं मन दुखी नहीं किए ज़्यादा। आशा है, कहा जाता है कि कई बार फेलियर्स आर स्टेप टू सक्सेस, और ये आपके लिए सक्सेस का काम करेगा। मुझे लगता है उसके बाद आप और समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ी और आपने बहुत ज़्यादा योगदान दिए उसमें से, और अभी तक लगातार लगे हुए। उसमें से एक रहा सर आपका एक उपलब्धि, जिसमें टोल प्लाजा जो पटना बख्तियारपुर वाला, जो आपने एक तरह से उसमें जीत हासिल की। क्या आपको लगा कि ये जीत क्या आप इसको कैसे देखते हैं, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? और समाज वन स्टेप अहेड है उसमें। वन स्टेप अहेड इसलिए कहे कि देखिए, म्युनिसिपल एरिया में वो बनाए हुए हैं जी टोल प्लाजा, जो होना नहीं चाहिए। ये पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से स्टे ले लिए। खैर, उसके लिए कोई ये नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही फिर उस पर निर्णय आने वाला है। वो टोल प्लाजा शिफ्ट होगा, ये पक्का बात है। आपको क्या लगता है कि समाज में कुछ बदलाव करने के लिए कानूनी परिकरण या फिर कानूनी प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस रेंज में आपको एक तरह से एक्सपीरियंस में मिला होगा, और जब आप समस्याएं अपने क्षेत्र में लोगों की देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में कानूनी पेचीदगी होती है, तो उसमें आप कानून को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है जी। देखिए, एक बात समझिए, जो आपके चुने हुए एमएलए होते हैं जी, आप एमएलए को छोड़िए, एकदम नीचे से आइए। पहला स्टेप कौन है? आपके इलेक्टेड वार्ड काउंसलर्स होते हैं जी। हम शहरी क्षेत्र का बात कर रहे हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंस है जी। आपके एमएलए का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ आपके एमपी का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। एक हायरार्की है, और सबका अपना दायित्व है जी। लोग वार्ड काउंसलर से कभी नाराज रहते हैं, कभी एमएलए से नाराज रहते हैं, कभी एमपी से नाराज। ऐसा नहीं है कि 100% अब्सोल्यूट काम हो जाएगा आपका, ये संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं हो सकता। हमारा तो मानना है कि लोग अपना दायित्व को, अभी वार्ड काउंसलर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बता दें जी। वार्ड काउंसलर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जमीन पर बहुत अच्छा काम। तो प्रोजेक्ट जितने हैं इस क्षेत्र में समय पर कंप्लीट हो भी रहे? हाँ, हो रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ एमएलए शिथिल पड़ गए, उसमें दीघा विधानसभा भी जी। शिथिल पड़ गए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको 365 डेज लगे रहना पड़ता। सही बात है। लेकिन क्षेत्र में आप लगे नहीं रहिएगा और आप प्रवास पर चले जाएंगे जी, और आपका सिस्टम कोलैप्स करते चला जाएगा। अच्छा, आते हैं तो अगले बार देख लेंगे, आते हैं तो अभी तो हम प्रवास में हैं, अभी प्रवास में हैं। तो ये प्रवास इनको परमानेंट प्रवास करा देगा, ये मेरा मानना है जी। क्योंकि दीघा जैसा क्षेत्र में अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो संभव ही नहीं है कि, जिसको हार्ट ऑफ द टाउन कहा जाता है दीघा, आप देखेंगे कि अगर पूरे नॉर्थ बिहार का अगर एंट्रेंस देखेंगे तो ये दीघा है। और साहब, इसको अगर दुरुस्त नहीं रखिएगा तो बहुत डिफिकल्ट है।
अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी का जी। तो ये अटल पथ आप देखते होंगे, ये कंप्लीट और कंप्लीट ब्रेन चाइल्ड अगर किसी का है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड, नीतीश जी का। हाँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया ही देखा जाए, चाहे गंगा पथ का बात हो, किसी भी आप चाहे ये दीघा से एम्स का एलिवेटेड रोड हो, ये माननीय नीतीश कुमार के पास विजन है, अपना सोच है। अब वो जब सोच लेते हैं तो वो पीछे नहीं हटते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सड़क बनाई और अटल पथ ही नहीं, आप गंगा पथ देख लीजिए। कभी लोग सपना में सोचा था कि पटना सिटी हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जहाँ वेयर एज आपको 2-2 घंटा लगता है। अरे कोई जाना चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता। और वो जो रोड था उसका समस्या कोई निदान दिख नहीं रहा था जी, सालों से, सदियों से, दशकों से। देख लीजिए 10वें गुरु का गुरुद्वारा है वहाँ पर, और टूरिस्ट इतना बड़ा स्पॉट है वो होने के बावजूद माँ पटन देवी है वहाँ पे, बड़ी पटन देवी हैं, छोटी पटन देवी हैं, बहुत हिस्टोरिक जगह है पटना। कमर्शियल का सबसे बड़ा हब है, हिस्टोरिक जगह है जी। आज ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि इस तरह का सड़क बनवा कर, मतलब कभी कोई सोचा नहीं था। अब ये एक पार्ट हो गया जी। आप देख लीजिए 125 यूनिट्स फ्री करने का जो बात की, देखिए मुख्यमंत्री जी कोई बात हवा में नहीं करता है, बर्डन पड़ता है स्टेट पर, स्टैट्यूटरी बर्डन पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, सब चीज़ पड़ता है। पर क्या मजबूरी रहता है? क्या ये इलेक्शन? कोई मजबूरी नहीं। अगर संभव है तो आप एक बात समझ जाइए, स्टेट वेलफेयर के लिए जी। स्टेट कोई कमाई करने का जरिया नहीं है। स्टेट अगर कोई बिजली अगर उत्पादन करती है, उससे अगर कुछ बचत होता है तो स्टेट वेलफेयर में उस पैसे को दे देती है। खास कर कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ये भाषा का जो लोगों का शब्दों का चयन है जी। क्या मजबूरी है, हम इसका विरोध करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सोचे हैं तो जब तक वो सारे बात को समझ नहीं लेते हैं, ये नहीं कि हवा में बोल दिए 125 यूनिट फ्री या फ्री हो गया और 2 महीना बाद ख़त्म हो गया। वो जो कहे हैं तो पूरा एंड तक वो रहेगा। आपका कहने का है कि प्रोस कॉन्स, नुकसान नफा सब देख के सोच जी हाँ। और एक तरह से एक जनता के कल्याण की तरफ एक होना ही चाहिए। वेलफेयर स्टेट तो वेलफेयर के लिए है ही। आपने दीघा की समस्याओं के बारे में बताया सर, और हम लोग पटना के नागरिक भी है और आप इन समस्याओं से रोज रूबरू होते रहते हैं। उसमें से सबसे बड़ी पुरानी देखा जाए तो एक तरह से दशकों पुराना समस्या है पाटलिपुत्र या दीघा का बाढ़ का समस्या। निचला इलाका है लेकिन आज भी देखा जाए वही की वही स्थिति, और देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। घर से गर्दिश पहुंच गया रोड की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति। आज मेन होल अगर आप पटना में आप चले जाइए, इतना ज़्यादा मेन होल कहीं नहीं खुला था जितना आज। इलेक्शन सिर्फ 100 दिन भी दूर नहीं रिजल्ट आने में, इतने सारे पटना में मेन होल खुले हुए हैं। बाढ़ की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी दीघा पाटलिपुत्रा में है। आप क्या समझते, क्या मूल कारण रहा कि ये आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, या फिर एक तरह से कि सोच की कमी थी, या फिर लोगों ने बस इग्नोर किया? नहीं, आपको पहले भी बताएं कि आपको 365 डेज लगा रहना पड़ेगा। लगे रहने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। हमारा मानना है कि आप आज आप पटना का बात कर रहे हैं, चले जाइए सुपौल, चले जाइए नालंदा, चले जाइए कहीं भी, ये जो स्थिति बना हुआ है सड़कों का अगर कहें, या बाढ़ का कहें, या पानी जल जमाव का कहें, ये स्थिति कहीं नहीं है सिवाय पटना छोड़ के। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक है कोई रोड, अगर आप मेन सड़क को छोड़ के अंदर के जब कॉलोनीज़ में जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पटना शहर में, और कहीं नहीं मिलेगा। सालों से पड़ा। हाँ भाई, ये तो आपको काम करना चाहिए था, आप काम नहीं किए हैं। और इसका लोग जो भी अर्थ निकाले, हमारा अपना सोच है कि ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड अपने वोटर्स को ले लिए हैं।
यानी वार्ड पार्षद और हम बोलने में जरा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये लोग अपने वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हुए हैं। अदरवाइज ऐसे विधायक को लोग तुरंत दूध में जिस तरह से मक्खी गिरता है उस तरह से उठा कर फेंक देगा। और इस बार आपको बता दे रहे हैं सिचुएशन उसी तरफ जा रहा है। क्या सर ये जो विधायक की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी से आते हैं, और अभी जो ट्रेंड दिखा जा रहा है, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, जो आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, बीजेपी के जनप्रतिनिधि क्या जनता की समस्या को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे? क्यों? क्योंकि उनको दो जैकपॉट साफ साफ नजर आता है इस इलेक्शन में। पहला, मोदी जी आएंगे वो रेस्क्यू कर देंगे। दूसरा कि जंगल राज का खौफ दिखा के हमें वोट तो मिल ही जाएगा। क्या यही दो कारण जिसके चलते आज वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए? उनको जन समस्या से कोई मतलब नहीं है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो भी बात आता है, आपको एक बात बता देते हैं। 2022 में हम चुनाव हारे थे, दिसंबर का समय था जी। और उसके बाद अवनीश चावला साहब हुआ करते थे, मैं आपको नगर विकास सेक्रेटरी ACS थे जी। और उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए थे सर कि राजीव नगर का नाला जी और ये आनंदपुरी और हाँ जी का बाबा चौक का जी इमीडिएट DPR बनना शुरू हुआ। चूँकि DPR बनाने में समय लगता है, 8 महीना 9 महीना समय लगता है। और आपको जानकर खुशी होगा, DPR भी बना जी, टेंडर भी हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री 3 अगस्त को या 3 जुलाई को उसका शिलान्यास भी कर दिए। देखिए, एक तो कहना कि आपके सहयोग आपके एफर्ट से हुआ ये? जी हाँ, हम लोग का एफर्ट रहा उसमें। मुझे तो लग रहा था कि शायद हमारी जिंदगी निकल जाएगी और ये नाला कभी नहीं, ये DPR बनाने में सबसे पहला, चुनाव हारने के बाद सबसे पहला काम हम यहीं से शुरू किए, पहला काम। दूसरा काम, राजीव नगर के लोगों से मिले, राजीव नगर संघर्ष समिति के लोगों से मिले, उसका टेक्निकलिटीज़ को पूरा समझे कि क्या टेक्निकलिटीज़ है। और साथ ही साथ हम जानने का पूरा प्रयास किए कि आखिर किस स्तर पर हम लोग को इसका प्रयास शुरू करना चाहिए और क्या बताना चाहिए। उस क्रम में हम लोग जाने, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे, लालटूना झा जी थे, श्रीनाथ बाबू थे उस समय जी, सब लोग थे। और हम लोग जब पूरा जानकारी ले लिए कि 1024 का कैसे होगा, तो हम लोग उस पर पहल शुरू किए। ACS उस समय अवनीश चावला साहब भी थे, उनसे मिले जी। फिर विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी जो इरिगेशन मिनिस्टर उनसे मिले, सम्राट चौधरी जी से मिले, फिर चीफ सेक्रेटरी से मिले। और सभी लोगों ने बहुत बात को गंभीरता से सुना और 1024 जिंदा हुआ। ये लोग 10 सालों से एक प्रयास नहीं किए हैं। आप साहब बताइए कि कैसे लोग आप पर विश्वास करेगा? जनता आपको एक बार नहीं 2-2 बार चुनकर भेजी। आप बताइए किस ग्राउंड पर आप पर लोग विश्वास करेगा? आपकी बात तो लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाया। चूँकि विश्वास टूटेगा जी, तो लोग का मन भी टूटेगा आपके प्रति। और जहाँ तक आप दल का बात कहें, आप हम जान जाइए, हम जनता दल यू में हैं। और ये सब होने के प्रक्रिया में पार्टी कभी नहीं कहती है कि काम मत करो। पार्टी तो बहुत चाहती है कि काम हो, लेकिन आप प्रवास ज़्यादा करेंगे तो परमानेंट प्रवास का भी ख्याल रखिए, हो जाएगा परमानेंट प्रवास। ये प्रवास और टेक इट फॉर ग्रांटेड अब मूल समस्या देख रहे हैं जो लोगों ने आज, जो बेसिक आज इस 21वीं सदी में भारत की राजधानी, और देखा जाए तो दीघा एक ऐसा क्षेत्र जो भारत, पटना के सारे चारों विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूरा नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ बिहार कनेक्ट होता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है और महत्वपूर्ण जो औद्योगिक लोग, और खासकर पाटलिपुत्र क्षेत्र को देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ रहते हैं। लेकिन स्थिति तो खैर बहुत नरकीय है और ये हम सब झेल रहे हैं, और इस बरसात में सब कुछ। तो आप अगर मानते हैं कि आप कल जनप्रतिनिधि बनते हैं दीघा के, तो आप इन चीज़ों को क्या टाइमलाइन के सूचीबद्ध और समयबद्ध
तरीके से इसको निदान करने का प्रयास करेंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए सब ऑन टाइम होने का प्रक्रिया पहले से मानक सब तय है कि इस काम में 6 महीना लगेगा, इस काम में 1 साल लगेगा, इस काम में 2 साल लगेगा, इस काम 36 महीना का है। ये सब तो पहले से तय है। पहले तो भैया मेरे, पहले तो प्रोसेस तो हो। आपका अगर रोड बनना है तो उसका डीपीआर तो तैयार हो, कुछ तो आपका हुआ ही नहीं है पहल। आप एक बात जान जाइए, इतना इम्पोर्टेंट पाटलिपुत्रा स्टेशन खुल गया। आपको पता है कि अगर स्टेशन पाटलिपुत्रा स्टेशन जाना होगा तो आपको पूरा बेली रोड चौहद्दी पार करके आपको पहुंचना पड़ेगा पाटलिपुत्रा स्टेशन। वेयर एज अगर आप चाहते हैं तो ये घुड़दौड़ रोड से सीधा रोड चली जाती है आपको पाटलिपुत्रा स्टेशन। क्यों नहीं बना साहब? इतना बड़ा स्टेशन बन गया, इतना बड़ा स्टेशन। आप क्या बात करते हैं? आप क्षेत्र से आपको मतलब ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत है ग्रोथ का, लेकिन आपको देखना नहीं है। अब आप देख लीजिए पाटलिपुत्रा इस दीघा पेरिफेरिया में कितना प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब बड़े बड़े स्कूल, नाम नहीं लेंगे जी। आपको पता है सीबीएसई का नॉर्म्स का ये लोग धज्जी उड़ा के रख दिया। अच्छा, आप साहब बताइए कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग जी पैसा देके एडमिशन टेस्ट दिवाते हैं बच्चे का जी। सीबीएसई का नॉर्म्स क्या कहता है कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो उसका पैसा लौटा दो जी। ये लोग सारा पैसा फॉरफिट करके रख लेता है, कोई पूछने वाला माई बाप नहीं है। क्यों साहब? दिल्ली में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्यों? स्कूल की फीस। आप ये तो हम एडमिशन फीस का बात हाँ, एडमिशन की बात कर रहे हैं। आप कोई इशू नहीं बना हुआ है, 2 घंटा में सब रिजॉल्व हो जाएगा। एक बार बैठा के मीटिंग कर दीजिएगा तो 2 घंटा में सब रिजॉल्व। आपको कहना है कि स्कूल को छूट मिली? आप एकदम आपको आप उस तर आपको ज्ञान ही नहीं है। हम तो यही कहेंगे जी। हमारा अगर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे आपको कोई ज्ञान नहीं है। और महत्वपूर्ण है। आप 4 स्कूल 10+2 मॉडर्न स्कूल आप अपने स्तर पर सरकार की ओर से खुलवा नहीं सकते हैं क्या साहब? क्यों नहीं खुलवा सकते हैं? 16,000 बच्चे कैटर होंगे अगर 4 प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल बनाए जाए। आज आप जो टीचर बीपीएससी की ओर से जो अपॉइंट किया गया है वो सब टीचर जो काबिल टीचर लोग हैं उन लोगों को रख के पढ़वाया जाए तो आप क्या समझते हैं साहब? 16,000 बच्चा कैटर करेंगे, जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसका मनमानी खत्म हो जाएगा, चूंकि चाहता नहीं है। हम लोग तो हम कहते हैं हम चाहते हैं कि ये सब हो। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी धीरे धीरे इन प्राइवेट स्कूल में गिरता जा रहा है। पहले एक समय था कि टॉप स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते थे, लेकिन अभी रिजल्ट भी पूरा हो रहा है। और जो आज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उस स्कूल में वो सब एटलीस्ट इन प्राइवेट स्कूल में अब धीरे धीरे वो उस तरह रहा नहीं। उसमें तो हम थोड़ा सा ये करेंगे आपको जी। हम थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा रहेगा जी। वो ये है कि बच्चे भी जो हैं आजकल मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं। हम लोग के समय, जिस समय हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी में खेल कूद ये सब चीज़ रहता था। स्कूल में रहता था और समझे कॉलोनी भी रहता था। छुपा छुपी से लेके तित्ती करके गुल्ली डंडा से लेके फुटबॉल से लेके गोली से लेके लट्टू से लेके सारा चीज हम लोग करते थे। हम लोगों के पास एक्टिविटी था। अब बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कह रहे हैं कि बच्चे अब बर्बाद हो गए, नहीं। उसमें कई एक बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अल्टीमेट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा ये सब चीज़ से रेजिस्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल कूद पढ़ाई इस पर ध्यान दें बनिस्पत मोबाइल पर। लेकिन सर हम लोग के समय था कि टीचर का डर रहता था, डंडा पड़ता था। हाँ ठीक। अगर आज कोई डंडा उठा ले तो बहुत बड़ा इशू हो जाए। वो तो गवर्नमेंट की ओर से ये निकल गया है जी, ऑर्डर है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं। ठीक भी है, बहुत हद तक ठीक है। और अब हम लोग का ज़माना नहीं रहा है, लेकिन इस नए युग में भी हमारा अपना मानना है कि
बच्चे पर भी बहुत बोझ नहीं देना है जी। और ठीक ही है, लेकिन थोड़े बच्चे लोग थोड़ा मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा रहे। उन्हें कर रहे हैं कि स्कूल के साथ साथ अभिभावकों का और बच्चों का एकदम आता है, एकदम, तभी वो चीज़ सुधर सकता है। सर देखा जाए, दीघा की बात उठ रही थी, दीघा में एक बहुत अच्छा ज़्यादा वर्ग पिछड़े वर्ग का है, तो क्या आज भी हम इसे एक वोट बैंक तरह समझें, या फिर उसके लिए कोई विजन है कि उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको और इन्वॉल्वमेंट के लिए? देखिए, गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारा स्कीम है जी। और आप एक बात समझिए, ये मूर्खई है बोलना कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब पटना शहर के लिए। जी। मेट्रो कल्चर हो गया, यहाँ किसी को किसी का परवाह है क्या? जी। तो आपके अनुसार पिछड़ा वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा? आप एक बात समझिए, लोग अगर घर से निकल कर वोट करेंगे, ये 29% से वोटिंग बढ़ के 31% से वोटिंग बढ़ के जिस दिन 50%, 55%, 60%, 70% होने लगेगा, अब पटना यूं ही सुधर जाएगा, लोग में डर हो जाएगा। बिहार में कास्ट इक्वेशन को कम होता आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो एक क्या कहते हैं डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बाधक रहा, जहाँ पे बिहार में वोटिंग कास्टिज्म पे दस्तकों से होता आ रहा। इस ट्रेंड को इस इलेक्शन में आप बदलता देख रहे हैं? हमको लगता है लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार वोट करेंगे जी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किया गया, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किया गया, उस पर लोग वोट करेंगे। काम को देखते हुए इस बार वोटिंग होगा। कास्ट लाइन बैरियर हमको लगता है कि क्रैक हो जाएगा इसमें। तो दीघा की बात नहीं आते हैं सर, दीघा और दीघा के मंडी देखा जाए या फिर अब राजीव नगर का जाम का समस्या और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अटल पथ आने के बाद जो क्रॉसओवर है राजीव नगर का, घंटों जाम लगा रहता है, तो आप अगर इस जाम से आपका क्या है? देखिए, हमारा आपको स्पष्ट, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, आपको स्पष्ट बता दें कि हर एक दीघा का अगर ही बात कर रहे हैं जी, ऐसे तो हम चाहते हैं कि पूरे पटना में जी 72 वार्ड हैं, 72 के 72 वार्ड में वेंडिंग जोन बने जी। अनटिल वेंडिंग जोन नहीं बनेगा जी, आप जाम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और स्वाभाविक है, आप वेंडिंग जोन अगर 1, 2, 3 से ज़्यादा बनाएंगे तो जो वेंडर्स हैं उन लोग को भी गर्व महसूस होगा कि हम अपने एक एस्टेब्लिश जगह पर हम अपना व्यापार कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। आप सेंट्रलाइज वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं? नहीं, सेंट्रलाइज वेंडिंग जोन का बात नहीं कर रहे हैं। हर वार्ड में चाहते हैं कि वेंडिंग जोन हो, डेडिकेटेड वेंडिंग जोन की बात कर रहे हैं। एक नहीं, 2, 3 करें जी, लेकिन वेंडिंग जोन होना चाहिए। जमीन है सर? बहुत जमीन है, एम्पल ऑफ जमीन है। ये देखिए, सरकार तो कही है कि आप वेंडिंग जोन बनाइए, ये काम है चिन्हित करने का। अब बताए तो इलेक्टेड लोग का काम है चिन्हित करके बताने का। अब आपको आगे बता देते हैं सब बात। अब आप आइए, अटल पथ का बात आप करते हैं जी। अटल पथ में याद कीजिए, सरकार के संज्ञान में आया, हर चीज़ सरकार पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। आप याद कीजिए, अटल पथ जब नया बना तो बहुत रोड एक्सीडेंट हुआ। गवर्नमेंट क्या की, तुरंत कैमरा लगवा दी सारे जगह, स्पीड लिमिट करवा दी। आज कम हुआ, बहुत हद तक कम हुआ है रोड एक्सीडेंट्स। उसमें भी कई लोग हैं जो नहीं मानते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप समझिए कि एक्सीडेंट रोकने का बहुत हद तक प्रयास हुआ, ये स्पीड लिमिट और कैमरा के वजह से काम भी आया। हाँ, सेकंड अप आइए जाम का समस्या। आप देखेंगे कि शिवपुरी के पास जाम लगता है और राजीव नगर के पास जाम लगता है। लंबा जाम लंबा इसलिए लगता है क्योंकि आप वहाँ पर सब्जी मंडी है, आप कहाँ भगा दीजिएगा वो लोग? वही तो सर, 20 फीट की रोड में 10 फीट इंक्रोच्ड है। 12 फीट भी इंक्रोच्ड है जी।
और कभी गलती से कोई रॉन्ग साइड से आ गया तो समझिए कि वो 2 घंटा का जाम और बढ़ गया। एक और समस्या दिखती है, ट्रैफिक तो पुलिस जब तक जी ये वेंडिंग जोन नहीं बनेगा, ये लोग को यहाँ से उठाकर वेंडिंग जोन जो है उसमें नहीं लाके बैठाइएगा, तब तक यह समस्या नहीं होगा। एक समस्या और है, हमारा अपना सोच है जी कि जो सेफ्टी का जो नॉर्म्स होता है, जी जो सेफ्टी कंसल्टेंट होते हैं जी वो एक रिपोर्ट दिए होंगे। अच्छा उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को लगता है कि 2-3 अंडरपास बनना चाहिए जी जी अटल पथ पर। सारे मेट्रोज में बन रहा है, सही बात है। और न जाने क्यों, लेकिन बनना चाहिए। अंडरपास बनेगा तो आपको शिवपुरी के एरिया कैटर हो जाएगा, राजीव नगर का मोई रोड सचिवालय का आपने देखा अंडरपास जी, वो सब तो अल्टीमेट है। जी जो मुख्यमंत्री जी ने बनवा दिया वो कुछ कहना नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि 2-3 अंडरपास इधर भी हो जाए तो उससे बहुत सारा और जाम का अल्टरनेटिव समस्या रोड का भी रास्ता निकालना जी। चाहिए। एक ही जैसे आप पाटलिपुत्रा की तरफ जाए राजीव नगर से, वहां से बहुत सा अल्टरनेटिव रोड है, लेकिन उस तरफ का कोई ध्यान नहीं होगा। और एक और देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो हमने देखा है वो ट्रेंड नहीं दिखते हैं। आप देखिए बाकी शहरों में, खासकर अगर पटना की तरह से मेट्रो ही है, बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि भाई ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा, जब बहुत क्रिटिकल होता है उठ के आते हैं। तो इन लोगों को प्रशिक्षित कौन कर रहा है, या सिर्फ चालान काटने के लिए बैठे हैं? ये तो रोज का रोज हम यही देखते रहते हैं और बहुत एक लचर उनका एटीट्यूड रहता है ट्रैफिक चीज़ों को सॉल्व करने का। अगर आप आते हैं तो क्या इस दिशा में आप काम करेंगे? नहीं, देख थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी सोचना चाहिए जी। एक व्यक्ति 8-8 घंटा 9-9 घंटा उस पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, पॉल्यूटेड एयर खा रहा है, परेशान हो रहा है। थोड़ा तो जानते हैं ये सिर्फ हम लोग का भी कमी है। एक वन साइडेड सिर्फ उन्हीं लोग पर नहीं थोपा जा सकता है। और बहुत बेहतर हुआ है, पुलिसिंग बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, हमारे हिसाब से पुलिसिंग बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ट्रैफिक भी उस कदर बढ़ा है। गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि कुछ अंडरपासेस, अल्टरनेट रोड्स, ये सब व्यवस्था हो जाए, तब जाकर आपको देखेगा कि पटना शहर में मूवमेंट बना हुआ है। तो और समस्या देखा जाता है कि अगर 20 फीट का रोड का जगह है, 15 फीट बनता है, 3-3 फीट दो जगह छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर से धूल भी उड़ता है, गंदगी भी फैलती है, पोल्यूशन भी आता है और वहाँ का वो एरिया फिर इंक्रोच हो जाता है। एक तो ये देखा गया, दूसरा देखा कि क्वालिटी ऑफ रोड, खासकर पटना शहर में, यही नीतीश सरकार ने अगर देखा जाए, हाईवे पूरे भारत विश्व में तारीफ की जाती है जो बाहर की जितने रोड बने, उसी क्वालिटी दर्ज पे पटना शहर में रोड क्यों नहीं बनता? क्या वो छोटे मोटे ठेकेदार को दे दिए जाते हैं, या फिर उस क्वालिटी का रोड बनने में क्या तकलीफ है जो कम से कम 5-10 साल तो टिके? नहीं, देखिए क्वालिटी ऑफ रोड तो बनता है, ये आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें जी। रोड्स जो स्पेसिफिकेशन है वो तो मीट होता है, लेकिन क्या है कि अब रोड तो बन गया जी। रोड बनने के बाद नमामि गंगा आ गया। हाँ। नमामि गंगा आ गया तो वो एज काटा जी। जैसे एज कटेगा जी रोड का तो आप एक बात जान जाइए कि वो रोड कमजोर हो जाएगा, निश्चित स्वाभाविक। जैसे रोड कमजोर होगा उस पर आप काम नमामि गंगा का काम करके उसको छोड़ दिए, जो भी ऊपर से मटेरियल भरना है भर दिए, पता चला रोड ऐसे हो गया। रोड इस तरह से, ये गड्ढा जो किए थे वो और नीचे दबते जा रहा है, जो मट्टी भरे गिट्टी भरे जो भी किए उसके बाद ऐसे हो गया, वो टूटते टूटते पूरा रोड तोड़ देता है। स्पेसिफिकेशन में कोई गलत काम नहीं करता है लोग, लेकिन चूंकि
कंटिन्यूस कटिंग प्रोसेस लगा रहता है। इस वजह से कभी गैस पाइपलाइन जा रहा है, कभी ऑप्टिकल फाइबर का जा रहा है, बहुत सारा समस्या हो जाता है। क्या तो इसका प्लान की कमी है? इसका एक ही हो सकता है कि ऑल डिपार्टमेंट्स जी सही के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करके और तब जाके अब पता चला कि आपका टेंडर बाद में, उनका टेंडर बाद में, उनका टेंडर बाद में, वो 2 साल बाद में, तो 2 साल के लिए तो रोड बैठा नहीं रहेगा, तब तक रोड बना दो भाई। तो रोड का 3 साल का है मेंटेनेंस, तो पता चला कि ये 2 साल बाद ये आ गया बनाने के लिए। 1 साल हम लोग खराब रोड पर चले तो हम लोग हरदम सोचते हैं कि रोड खराब है, लेकिन होता क्या है कि जैसे आप एज काटेंगे वो कमजोर हो जाएगा। एक और चीज़ जो नागरिकों का बहुत मुझे लगता है कि आपका सब फोकस भी होगा, आपने देखा भी होगा, पार्क का। अपना पाटलिपुत्रा जो गांधी जो पार्क था जिसमें हम लोगों ने शायद स्कूल में वहाँ पे परेड किया, पीटी किया, आज बहुत दयनीय स्थिति में है। और एक नागरिकों को सुविधा भी होती है कि एक पार्क होनी चाहिए जहाँ पे सीनियर सिटीजन टहल सके, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो, सेहत पे मोदी जी का सबका ध्यान भी है, और बच्चों का खेलने का भी एक जगह है। आज आप बैंगलोर को देखा जाए तो पिंक सिटी बोला जाता है, गार्डन सिटी बोला जाता है कि क्योंकि वहाँ पे गार्डन है। क्या पटना, खासकर इस पटना की जो चारों विधानसभा में, उसकी नंबर्स ऑफ पार्क्स बढ़ाया नहीं जा सकता कि बहुत जगह एरिया है? हाँ, आप एक बात समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्क्स बहुत बनवाया जी। और ये सिर्फ एक व्यक्ति पर मत छोड़िए, वहाँ के लोकल एमएलए का भी जिम्मेवारी बनता है कि मेरे यहाँ जितना मैक्सिमम पार्क्स बन सकता है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए सबसे अच्छा जगह कोई है तो वो आपका पार्क है। तो उस क्रम में आपका कहना ठीक है, हम लोग भी इसी पाटलिपुत्रा मैदान में खेले हैं जी। मेन फील्ड हम लोग कहते थे उसको। उस समय भी स्थिति खराब नहीं थी? नहीं, उस समय तो क्रिकेट सब खेला जाता था, लेकिन हमारा मानना है कि इसको बनाया जा सकता है और बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। कितना बड़ा जगह है, कितना बड़ा जगह, सेंटर में है, हार्ट ऑफ द टाउन। पाटलिपुत्रा जैसे जगह पर हम लोग मेन फील्ड बोलते थे, और आप विश्वास कीजिए कि आज भी मन को चोटता है देख के कि जिस तरह से वहाँ का हाल कर दिया है, और सिर्फ झूला कमर्शियलाइजेशन करके छोड़े हुए उसको प्योर पार्क बनाना चाहिए था। तो सही बात। आज चलिए कुछ और सवाल पे आते हैं सर। अभी जो देखा जाए घुसपैठियों का बात, मोदी जी ने भी कहा कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, और ये स्थिति पटना में भी है। लोगों से बात करते हैं, मालूम चलता है बोरिंग कैनाल रोड या फिर बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ जिम आज रोहिणियों के कब्जे में है, वही चला रहे हैं। तो आप अगर आते हैं तो अपने क्षेत्र में या इस डेमोग्राफी चेंज को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या समस्या है? ये समस्या बोरिंग रोड में नहीं है, ये हमारे हिसाब से हमको जो जानकारी है, ये राजा बाजार के आगे नहर है जी, वहाँ उधर पर ये समस्या है, और है ये समस्या। पुलिस को वेरिफिकेशन करके जो उचित कार्रवाई करना है ये सब करना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में भी बहुत सवाल पिछले दिनों उठा पटना के क्षेत्र में। अभी हाल में अटल पथ में देखा आपने, एक तरह से न्यूसेंस हुआ, पुलिस को भी दौड़ा के मारा गया। आपको क्या कहना है कि भाई इस कानून व्यवस्था को, खासकर पटना में जो कि राजधानी है बिहार की, उसके लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए? क्या कमियां लग रही है? देखिए, या फिर सिविल इलेक्शन के कानून व्यवस्था का अगर बात किया जाए तो आप एक बात समझ जाइए कि जो क्राइम, जो इंटरनल, जो किस मतलब हमारा कहना है कि कानून व्यवस्था खराब किसको कह सकते हैं। हम भी विक्टिम रहे हैं, हमसे पैसा मांगा और मार दिए मेरे भाई को, सब रहे विक्टिम। आप बात को समझिए, तो ये कानून व्यवस्था खराब माना जाएगा। लेकिन 2 भाई अंदर में लड़ रहा है, उस 2 भाई में क्या खिचड़ी पकड़ा है पुलिस नहीं जानती है। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर कुछ घटना घट गया तो पुलिस उसको छोड़ती नहीं है। डिटेक्शन का जो ये देखेंगे फास्ट है, वो बहुत फास्ट है। और अभी तो क्रिमिनल्स को छोड़ा नहीं जा रहा है किसी भी इसमें। हाँ, ये जरूर है कि आप ये बताइए ना कि पुलिस के पास गए और आपका रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ, तब आप कह सकते हैं कानून
का राज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब तो मेल पर FIR हो रहा है, इसलिए कोई स्किप नहीं कर सकता है। तो खासकर नीतीश जी तो सुशासन के नाम से जाने लेकिन अब कुछ सेलेक्टेड क्राइम जो हो रहा है तो उसके लिए तो सरकार दम तत्पर जब पकड़ाते जा रही है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री का तो एकदम क्लियर है, कोई मेरे दल का हो, आपके दल के हों, किसी दल के हों, न फंसाएंगे और न बचाएंगे जी। ये तो तय है। इसलिए मैं ऐसा कुछ कोई मामला नहीं। सर अभी एक नया पार्टी आया जन स्वराज, आप उसको JDU के लिए या फिर इस इलेक्शन में कितना असर डालने वाला एक पार्टी देखते हैं? ये प्रयोग है या फिर एक काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा इस आने वाले विधानसभा इलेक्शन में? देखिए, हम तो बहुत आइडिया नहीं है और हम बहुत इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट नहीं है जो हम ये सब हर चीज़ के मास्टर हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमारा पूरा समय दीघा में बीत जाता है, इसलिए अभी कुछ कहना हमारे ऐसे व्यक्ति के लिए, दीघा क्षेत्र के लिए कितना असर? कोई ये नहीं, कुछ नहीं। फिर आपका फ्यूचर रोड मैप कैसा रहेगा? आप अगर, क्योंकि आपको देखा जाता है कि आप ज़मीन पे काफ़ी काम करते हैं। मैंने खुद पर्सनली आपको इसी इनविटेशन में लगा कि भाई लोगों ने बहुत तरीके से कहा कि आप सर आपको लाया जाए, तो इससे साफ दिखता है कि आप लोगों के तरफ या फिर ज़मीन स्थिति पे काफ़ी काम कर रहे हैं और लोग आपको दिन पर दिन एब्जॉर्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आपका क्या फ्यूचर रोड मैप रहेगा? एक बात आपको बताया था स्पष्ट, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं आपसे खाना नहीं मांग रहे हैं जी, आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका जो बेसिक नीड्स है, रोड, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, जाम का समस्या, ये सब चीज़ चाहता है लोग, बस इतना ही काम चाहता है। वो भी आज पूरा काम नहीं हो सका जी, ये अफसोस का बात है। और हमारा मानना है कि 4 चीज़ पर हम लोग अगर आए तो हम 4-5 चीज़ पर फोकस करेंगे। स्कूल्स जी, शिक्षा, स्कूल प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल, एकदम प्राइवेट स्कूल से भी बेहतरीन +2। उसके मेंटर बेशक विधायक होंगे, लेकिन उस टीम में DM को भी होना होगा, SP को भी रहना होगा, SDO को भी रहना होगा। ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और 4 स्कूल खोलेंगे, प्रयास करेंगे कि चारों स्कूल, मतलब ये मेरा सोच है, खोलेंगे कैसे कह दिए, मतलब हम चाहते हैं कि इस तरह तर्ज पर हो। और जब तक यह नहीं होगा प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी नहीं खत्म होगा। वेंडिंग जोन एक होना चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए, बहुत बड़ी जरूरत है, समझे। और इतना ज़रूरत है कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, एक डॉक्टर बैठे जो ECG भी हो जाए और दवा भी मिल जाए, एक जनरल लोग का जो ये है, भीड़ खत्म होने लगेगा अस्पताल सबसे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर वार्ड में खुलना चाहिए। और साथ ही साथ पटना के IGMS दीघा के इतने बड़े पेरिफेरिया में होने के बावजूद लोगों को पैरवी करके इलाज कराना पड़ता है। हमारा अपना हमारा मांग रहा है कि 50 बेड दीघा के लोगों के लिए दिया जाए, आरक्षित किया जाए। हॉस्पिटलाइजेशन में भी आप आरक्षण मांग रहे हैं? नहीं, आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, और OPD दिया जाए दीघा वासियों के लिए। आरक्षण आपको लगता होगा तो हम 100 बार मांगेंगे। आपको अगर लगता है ऐसा, आप बताइए साहब कि इतने बड़े पेरिफेरिया में, आप मेरे एरिया में रह के इतने बड़े पेरिफेरिया में अस्पताल खोलिएगा, हमको कोई फैसिलिटीज नहीं दीजिएगा। एज ए विधायक आप एक हॉस्पिटल भी खड़ा कर सकते हैं। नहीं, हम दूसरा बात कर रहे हैं। जहाँ अस्पताल है
जी। उस अस्पताल के इतने बड़े पेरिफेरिया में अस्पताल है, जी दीघा में ही है। जी आप साहब हमारे लिए इतना भी नहीं कीजिएगा। हम क्या मांगे, एक ओपीडी मांग रहे हैं, एक 50 बेड अस्पताल ये मांग रहे हैं, जगह आरक्षित मांग रहे हैं कि दीघा वासियों के लिए। जी आपका हजारों सायरन सुनते हैं हम लोग बैठ के, हजारों गाड़ी आता है, मेरे पेरिफेरिये में ना आता है, दीघा ही में ना आता है। एक और क्षेत्र होगा सर, क्योंकि आप राजधानी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल स्टेट भी आता है, तो उस इंडस्ट्रियल उद्योग मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ावा के लिए आप क्या कीजिएगा सर? देखिए अभी तो बियाडा का भी जमीन इसी क्षेत्र में आता है। अभी तो पाटलिपुत्रा में कई एक आईटी सेक्टर के लोग आ रहे हैं, आईटी सेक्टर्स का ये हो रहा है, अभी भी टीसीएस का बन रहा है जी। ऐसा नहीं है, लेकिन और कुछ रोड्स अभी ठीक हुआ है, ऐसा नहीं। देखिए सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही अच्छा बात नहीं, कुछ रोड्स बने हैं और अच्छे स्तर पर बने हैं। लास्ट वाला जो रोड है, जो सिन्हा जी आदरणीय आर.के. सिन्हा साहब का जो घर है, वो वाला सिर्फ रोड टूटा हुआ है, बाद बाकी सब चीज़ दीघा का ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है एकदम रोड्स के मामले में एकदम एक नंबर है। अब माना जाता है कि जहाँ पावर और रोड है तो वहाँ स्वतः विकास दौर पड़ेगा। ठीक है सर, और आने वाले समय में बिहार पटना को खासकर चमचमाता हुआ पटना देखने के लिए, पूरे पटना क्षेत्र के लिए एक अच्छे मेट्रो में शुमार हो, उसके लिए कोई विजन बताइए। मेट्रो तो आ रही है। देखिए 24/7 लगातार काम करेंगे तो 5 साल लगेगा, तब जाकर दीघा का काम आपको दीघा व्यवस्थित दिखने लगेगा। लेकिन ये तो मतलब हम लोग जैसा सोचते हैं, लेकिन समय का बात है। चलिए। जी सर। सर आप समाज सेवा बहुत कर रहे हैं, आपके लिए समाज सेवा का क्या अर्थ है? अभी किस समाज सेवा में आप लगे हैं? देखिए हम लोग तो जो सरकार के द्वारा जो काम हो सकता है हम उसी में लगे रहते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत व्यवस्था बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। हम जो सरकार के द्वारा जो काम करवाया जा सकता है हम उसी पर तत्पर रहते हैं और लगातार लगे रहते हैं। तो आपने अपना करियर का शुरुआत टेलीकॉम टावर लगाने से लेके, शायद ये लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं, उसके बाद फिर आपने बिजनेस में एंटर किया, उसके बाद वेरियस बिजनेस में सक्सेस पाया। कैसा रहा ये आपका सफ़र? और ये लोग जानते नहीं कि आपने इतने टेक्निकल आप हैं। नहीं देखिए हम तो 1987 में जिस समय हम आपको 85 का भी बता सकते हैं कि 85 में जब हम लोग टेलीविस्टा टीवी बेचते थे और वेस्टर्न टीवी हम बेचते थे, हम ब्लैक एंड वाइट उसमें। उसके बाद उस समय एसी का दाम 54,000 रुपया होता था, 1.5 टन एसी का। अच्छा। हम तब से काम कर रहे हैं। 87 में एक रेवोल्यूशन आया, 5 डिजिट से 6 डिजिट हुआ, ट्रंक कॉल से एसटीडी हुआ। सही। तो उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता था सी डॉट टेक्नोलॉजी। हम लोग उस समय वो काम किए, बहुत पहले की बात है। हाँ ये 87 का बात है। शाम पिट्रोडा आए थे तो वो इंट्रोड्यूस किए थे ये सब सी डॉट टेक्नोलॉजी को। जैसे बाद में जीएसएम आया 97 में, और फिर हम जीएसएम में भी काम किए। और फिर सीडीएम आया 2001 में। उसमें तो इनकमिंग कॉल के चार्जेस भी लगते थे। वो 97 में। और सीडीए में आया 2001 में। वो रिलायंस लेके आए। हम तब से काम कर रहे हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर से लेके टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर कहा जाता था, राइट फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर टू टावर सिविल, बीटीएस इंस्टॉलेशन ऑफ बीटीएस, सारा चीज़। हम टेक्निकली हम लोग साउंड आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। और हम लोग बहुत काम किया और बहुत खुश रहे। सर आज के युवाओं को अपने अनुभव से आप क्या संदेश देना चाहिए आखिरी में? नहीं देखिए
हमारा मानना है कि बच्चे का सोच अपना अपना सोच होता है जी और बच्चा जो करना चाहे उसको करने देना चाहिए। जी, वो उसमें इतना खुशी उसको महसूस होगा, फ्रीडम तो मिलनी चाहिए। हाँ, ताकि वो आगे वो बढ़ेगा। उसमें थोपने से गड़बड़ होता है, दिमाग का विकास नहीं हाँ, होता है। और बच्चे पर अगर कुछ चीज़ थोप दीजिएगा कि तुमको यही करना है, जी तो हमारा मानना है कि बच्चा नहीं करेगा। जी अगर थोपा नहीं जाए, उसके स्वतः उसके इच्छा से, अगर उसको मन में इच्छा है कि हम पेंटिंग ही करेंगे जी, तो उसको पेंटिंग करने दिया जाए। उसको खुद समझ में आ जाएगा कि पेंटिंग में मेरा रुचि है कि नहीं। हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, अगर हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो बच्चे को जब फ्री हैंड दिया जाएगा तभी बच्चे कर पाएंगे। आजकल माँ बाप अपना ऑप्शन उस पर थोप देते हैं बच्चे हाँ, को। कुछ लोग हैं जो थोपते हैं, कुछ लोग हैं जो छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं उनके बच्चे अच्छे कर जाते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान श्री रितेश रंजन जी उर्फ बिट्टू सिंह जी हमारे साथ थे। उनकी यात्रा से ये साफ दिखता है कि सर अपने इस क्षेत्र के हर मुद्दों में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं और अपने सशक्त संपर्कों से उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी सोच है कि पटना को देश के चमकते महानगरों की सूची में शामिल किया जाए। उनकी ये मेहनत और लगन अब जनता के बीच तेजी से स्वीकार्यता और लोकप्रियता हासिल कर रही है। राजनीति में वो कितने सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय और जनता का निर्णय ही बताएगा। हमारी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जल्द मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट और एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए डॉक्टर पीके को इजाजत दीजिए। और सर, आपके इस पॉडकास्ट में आने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और हमारे पॉडकास्ट में आप आए। बहुत